हम लोग एक अध्ययन शिविर साथ में रखते हैं कि जिसके हिसाब से जो जीवन विद्या में पुराने लोग हैं जो अपना अध्ययन आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग भी, क्या कि वो कितने बार परिचय शिविर करेंगे, हर परिचय शिविर में सीनियर लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वो बार बार परिचय शिविर करना भी कुछ ये नहीं है। तो नीचे पैरेलल अध्ययन शिविर चल रहा है और अध्ययन शिविर के लिए कनाडा से महेंद्र भाई आए हुए हैं और ये नीचे दर्शन का जो मेन पुस्तक है मानव व्यवहार दर्शन, वो पुस्तक पे वो लेंगे। तो गोष्ठी के टाइम पे वो लोग है ना, ये सबको एक एक 20-20 के ग्रुप में एक सीनियर लोग रहेगा, जिसके हिसाब से पूरे दिन में क्या चला है कैसे है उसके हिसाब से होगा। लेकिन आज सबको थोड़ा मन में होगा कि ये मैच का दिन है और आप शिविर रख दिया है, हमको कैसे फिर, तो सब लोगों को जरा थोड़ा उसके ध्यान रखते हुए हम आज की गोष्ठी नहीं करेंगे और 6 बजे के बाद जिसको भी मैच देखना है इधर लगाएंगे हम। सबसे ज्यादा ताली इसमें पड़ी। तो आज का गोष्ठी का कार्यक्रम तो ये इसके लिए अनाउंस कर दिया कि काफी लोगों ने डिसाइड किया कि दोपहर तक जाएंगे और उसके बाद फिर है ना गुल हो जाएंगे, फिर मैच देखेंगे आज। ऐसा तो वो लोगों के लिए खुशखबरी है, तो वो जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही कर लेंगे। तो मैं श्रवण भैया और महेंद्र भैया दोनों को ऊपर आमंत्रित करता हूं और दोनों का एक प्राथमिक परिचय करके फिर अपन आगे के चालू करेंगे। परिचय देने के पहले मैं जरा ये जीवन विद्या का जो भी सब लोगों को थोड़ा क्वेश्चन रहेगा कि ये तो बिजनेस प्रीमाइसिस है, इधर आप लोग जीवन विद्या और ये सब थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ और उसके बाद भैया का परिचय करवाता हूँ। तो ये बात ऐसी है कि अभी समर डायमंड कंपनी तो 1987 से है, हम 3 भाई और ये चालू किया कंपनी और इसके बाद हमारे 4 बेटे भी अभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या है कि कंपनी में 5-10 लोगों से 1987 से 10 लोगों से चालू किया हुआ कंपनी था, आज करीबन हमारे साथ 4,500 लोग जुड़े हुए हैं। तो हम पहले स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे और उसके हिसाब से परिवार में कोई भी चीज परिवार को इकट्ठा रखने के लिए पॉजिटिव चीज परिवार में आनी चाहिए, वो हिसाब से सब चल रहा था। लेकिन संयोगवशात उनके साथ हम नहीं चल पाए और बीच में ऐसा गैप लगा, हम तीनों भाई बीच में सोच रहे थे कि अभी हमारे घर में हम लोग तो बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन परिवार में कोई भी पॉजिटिव चीज कोई भी नहीं है, तो इसके हिसाब से धीरे धीरे सब जगह पे होता है वैसा अपने परिवार में भी होगा, तो उसके लिए कुछ सोचा जाए। और उसके हिसाब से हम लोग काफी जो भी चीज अच्छी है, कोई भी बोलता है नहीं ये लैंडमार्क करो, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है विपश्यना में जाओगे, तो सभी चीज ढूंढते ढूंढते हम लोग मतलब समझो कि इवन कंपनी में भी हम जो भी मोटिवेशनल ट्रेनर और वगैरह वो भी हम प्रोग्राम करते गए, कैसे भी करके कुछ कंपनी और हमारा परिवार भी साथ में जुड़े रहे, उसके लिए खास सोचते थे।
और वैसे में हमारे साथ में आप आज भी जीवन विद्या से जुड़े हुए सुरेश भाई है, वो भी हमारे साथ मतलब कंपनी में आके हमको भी ट्रेनिंग देते थे। और उनके साथ में दिनेश भाई प्रजापति मेहसाना से, वो भी हमारे कंपनी में आते थे और ट्रेनिंग देते थे। तो वही टाइम पे जीवन विद्या का परिचय शिविर कुछ अहमदाबाद में होने वाला था, तो वो टाइम पे कुछ मैसेज मिला और हमारे परिवार में से 2-4 लोग गए वो टाइम पे। तो उनको लगा कि नहीं ये अच्छा है। उसके बाद हमने भी बारी बारी से परिवार के सब लोगों ने किया शिविर। लेकिन बिजनेस ऐसे टाइम में गुजर रहा था कि हम लोग उसमें आगे नहीं चल पाए। लेकिन 2018 में अहमदाबाद में राधे उपवन में एक शिविर हुआ, उसमें दिनेश भाई का जाना हुआ और वो टाइम पे ऐसा डिसाइड हुआ कि अभी हम पूरा परिवार साथ में, क्या कि हम लोग परिवार को इकट्ठा रखने के लिए जो कंसल्टेंट वगैरह बहुत सारा जो मतलब सोच रहे हैं, लेकिन ये कुछ लग रहा है कि इससे परिवार जुड़ने का एक बात है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड किया कि हम पूरा परिवार सब लोग साथ में जाके शिविर करेंगे। और हमने निकोरा में सोम भैया का शिविर 2019 में उधर पूरा परिवार ने साथ में जाके 16-17 लोग साथ में हम लोग परिवार के साथ गए और शिविर किया। और वो टाइम पे मतलब 2-3 शिविर साथ में परिचय शिविर किया, फिर अध्ययन बिंदु किया, फिर मानव व्यवहार दर्शन 1-2 ऐसे करके 3-4 शिविर लाइन से किया। और वो टाइम पे सोम भैया को हमने बोला, भैया हमको कंपनी में भी ऐसे कुछ सोचना है, कैसे करना है। तो भैया ने ऐसा बताया, अभी कुछ सोचना नहीं है, कंपनी में आप जैसे भी जो भी काम कर रहे हैं वैसे ही करते जाओ। अभी आप खुद इसमें अंदर गहरे में थोड़ा आपको ठीक लगा है तो उसमें चलो, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है, अभी कुछ कंपनी में कुछ करना नहीं है। तो फिर अध्ययन में जिधर जिधर भी चांस मिला, जिधर फिर बीच में कोरोना आया तो थोड़ा घर पे भी ऑनलाइन वाला सबको चांस मिला। और जिधर जिधर भी ऑफलाइन जिधर होता था हमारा परिवार में से जो जो लोगों को जैसे जैसे अनुकूलता थी वो लोग जाते गए। और उसके बाद फिर ये अभी लास्ट ईयर मतलब 1.5 साल के पहले सोम भैया का, साधन भैया का, सुरेश भाई थे, श्रवण भाई भी थे और सभी लोगों का इधर संजोग के हिसाब से आना हुआ। और उन्होंने ऐसा बताया कि अभी जो आप 4 साल पहले मेरे को पूछ रहे थे, ये बात का टाइम अभी आया है। तो फिर उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों चीज ऐसी है जो सेवा की बात है, लेकिन ये सेवा की जगह पे ये दोनों बिजनेस की जगह बन गई है। स्वास्थ्य भी आज स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है और शिक्षा भी बिजनेस के हिसाब से ही चल रही है। तो ये दोनों बात तो उसमें बिजनेस है, लेकिन हम आपको एक और अलग बात बोल रहे हैं कि व्यवसाय का मानवीयकरण, वो बात एक नई बात है। तो मतलब व्यवसाय का मानवीयकरण, मानवीय मूल्यों के हिसाब से व्यवसाय में ये मध्यस्थ दर्शन कैसे आगे चल के व्यवसाय चलते रहे और साथ साथ में मतलब सबका जो पेट भरने का काम हो रहा है उसके साथ साथ में मन भरने का काम भी हो जाए। तो मन भरने का और पेट भरने का दोनों काम साथ में करके सभी परिवार कैसे हो सकते हैं और एक कंपनी सबके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, उसके हिसाब से सोच के परिचय शिविर का दौर चालू किया। और फिर से मतलब श्रवण भैया ने भी शिविर तो पहले इसके किया था और उसके बाद फिर सोम भैया ने 2 शिविर किया और ये टाइम पे श्रवण भैया आए हैं। और कंपनी में इसके हिसाब से हमारे जो टॉप मैनेजमेंट वाले जो 35-40 लोग हैं, वो हफ्ते में 3 दिन 1.5 घंटा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8:30 से 10 वो ये उसका वीडियो सुनना और उसके बाद डिस्कशन करना, वो हफ्ते में 3 दिन लगातार वो कर रहे हैं।
और हर 1.5 महीने में 3 दिन अजय भैया, बीच में श्रवण भैया आए थे, अलग अलग प्रबोधक आ रहे हैं और वो लोग 3 दिन के लिए भी बैठ रहे हैं। और वैसे ऐसे जो लोग हैं वो विसनगर में 4 जगह पे गोष्ठी भी चल रहा है, तो वो हिसाब से सब कार्यक्रम चल रहा है। और ये परिचय शिविर एक सामान्य मतलब अपना सामाजिक शिविर भी है और हमारे कंपनी के लिए भी है। रजिस्ट्रेशन 600 से ऊपर चला गया था। हॉल का कैपेसिटी देख के कल हमने थोड़े बहुत हमारे एम्प्लॉय को ना बोला कि भैया आप मत आओ, क्या कि कैपेसिटी पूरा हो गया है और बाहर के लोगों को हम ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये वो हिसाब से शिविर का दौर वैसे चलता है। और कंपनी और ये जीवन विद्या कैसे जुड़ा है और हम लोग साथ साथ में चलने का कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे बीच में जो दोनों प्रबोधक भाई श्रवण भैया और महेंद्र भैया, तो मैं श्रवण भैया की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो श्रवण भैया एक साइंस टीचर है। 23 साल उन्होंने शिक्षा में काम मतलब किया है उधर, और उनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश और दिल्ली और नेपाल रहा है। गणित और शिक्षा शास्त्र में मास्टर डिग्री उन्होंने किया है। स्कूली शिक्षा में गणित विषय के जिंदगी के साथ स्वाभाविक संबंध पर काफी कार्य किए हैं। जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन से पिछले 17 वर्ष से जुड़े और इसके अध्येता है। वर्तमान में सदस्य मानव मूल्य शिक्षण सेल SCERT दिल्ली में जो सेल है उसमें उनके सदस्य है। दिल्ली स्कूल शिक्षा में हैप्पीनेस कैरिकुलम के जो मतलब दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो हैप्पीनेस कैरिकुलम चला, उसका हैप्पीनेस कैरिकुलम बनाने का जो सेल था, जो पूरा टीम था, उसमें मुख्य भूमिका श्रवण भैया का था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की अनुमति से नवगठित बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड में वो सलाहकार है अभी। और मध्य बिंदु नगर पालिका नेपाल में हाम्रो सुखी, मतलब नेपाली भाषा की बात है, हाम्रो सुखी पाठ्यक्रम के मुख्य शिल्पी है वो, और वो नेपाल में भी काम कर रहे हैं। अभी आने वाले अप्रैल में नेपाल में वो कैरिकुलम नेपाली में भी उधर लॉन्च होने वाला है। तो वो हिसाब से श्रवण भैया ये कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से 4-6 महीना हुआ भैया रिटायर्ड अपना VRS भैया ने गिनती लगाया कि अभी मैं अभी जो जॉब कर रहा हूं और उसके हिसाब से मेरा जो मतलब पेंशन का गिनती करता हूं और मैं VRS लेता हूं, तो ऐसा लगता है कि खाली 20% के लिए मैं नौकरी करता हूं, बाकी का तो मेरे को जो पैसा मिला उसमें मेरे को सब कुछ हो जाएगा। और तो भैया ने ये पूरा प्लानिंग करके पूरा परिवार की सम्मति से VRS ले लिया है और फुल टाइम यही काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान का जो व्यापार नहीं होता है, तो ये अपना जो तन मन धन है वो विद्या के लिए लगा रहे हैं। और हमारे जैसे लोगों का जीवन में कुछ ज्ञान प्रकाश खिले उसके लिए लगा रहे हैं, और उसके लिए वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है ये जमाना में। दूसरा मैं महेंद्र भैया का परिचय दे दूं तो महेंद्र भैया बनारस के पास के रहने वाले हैं और शुरू से ही शिक्षा में गांधी जी की जो संस्था है उसमें और हर जगह पे कुछ न कुछ शिक्षा के बारे में पहले से ही उनकी सोच रही है। और वो भी 2005 में भैया 2004 में वो भी जीवन विद्या से उनका परिचय हुआ। और उसके बाद 2005 में नियोमी दीदी जो वैसे जूज है वो भी उधर से, वो टीचर है कनाडा में, तो उनका इंडिया में शायद कुछ एजुकेशन के हिसाब से आना हुआ। और वो टाइम पे
मेरे हिसाब से शिविर किधर चल रही थी भैया? मसूरी में इंग्लिश में शिविर चल रही थी। और वो टाइम में वो शिविर में दीदी भी आई और वो टाइम पे उनका मिलना हुआ और वो दोनों का एक ही लक्ष्य लगा और उनके बाद वो दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। और मेरे को ये बात कह के खुशी होती है कि एक पूरा इंडियन कल्चर और गांधीवादी सोच वाला और दूसरा एक जूज, ये दोनों का शिक्षा के हिसाब से हम कुछ करेंगे, उसके हिसाब से जब शादी होता है। और उसके बाद आपका भैया मेरे हिसाब से 2006-7 में शादी हुआ, 6 में शादी हुआ, तो इतने साल में एक भी बार उन दोनों के बीच में कुछ भी तरह का कसमस नहीं हुआ है। वो हिसाब से जो बोल रहे हैं ना कि विद्या परिवार में प्रमाणित होने की बात है, तो वो कैसे हो सकता है? दोनों एक्सट्रीम बात है, फिर भी मतलब क्या है। और जब भी ये शादी की बात थी उसमें वो साइड के दीदी के पिताजी वाले पक्ष से बिल्कुल स्वीकृति नहीं थी, फिर भी मतलब समझो कि उसको कैसे। और आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि उनके जो इनलॉज वाला पक्ष है, ससुर वाला पक्ष है, वो सबको उनकी बेटी की साथ साथ में उनके दामाद पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो वैसा एक मतलब सही में शिक्षा के लिए सोचने वाले, तो वो फिर कनाडा शिफ्ट हुए और वो भी कनाडा से हर साल आते थे और बाबा जी के साथ में 6 महीना रुकना और काफी टाइम बाबा जी के साथ गुजारा। नियोमी दीदी ने इसको मध्यस्थ दर्शन को पढ़ने के लिए हिंदी सीख लिया और आज हिंदी में वो भी हिंदी में बहुत अच्छे से प्रबोधन कर सकती है, वो हिसाब से किया। और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कनाडा में स्कूली शिक्षा में नहीं भेजते हुए उनको मतलब घर पे ही शिक्षा दिया और वो हिसाब से उधर कनाडा में अभी रह रहे और इंडिया में हर साल आते हैं। लास्ट ईयर पूरा परिवार के साथ आए थे, तो उनका भी एकदम जीवन विद्या में गहरा अध्ययन है। तो नीचे जो मानव व्यवहार दर्शन की बात है वो महेंद्र भैया लेंगे। तो ये पहला सेशन है, वो 11:15 तक हम इधर सब नीचे वाले और ऊपर सब लोग साथ में बैठेंगे और उसके बाद में ब्रेक होगा। तो वो ब्रेक में फिर ब्रेक के बाद में जो मानव व्यवहार दर्शन वाले लोग हैं वो नीचे बैठेंगे, अपना ये संवाद हॉल में बैठेंगे और ये हॉल में परिचय शिविर चलेगा। तो उसके हिसाब से वे है। तो बाकी की थोड़ी सूचना है, तो वो सूचना मेरे हिसाब से भैया का और विशेष के पहले दे देंगे तो चलेगा। और जो ब्रेक पड़ेगा उसके पहले जो भी व्यवस्था के लिए थोड़ी सूचना है तो चेतना दीदी वो दे देंगी। तो मैं महेंद्र भैया को थोड़ा बात करने का बोलता हूँ, मतलब वो भी वो कर ले। और उसके बाद श्रवण भैया फिर जो पहला सेशन है वो ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नीचे और ऊपर अलग अलग बैठेंगे। नमस्ते सभी को। और आप लोग हमारा सभी का आयोजन को वो करके आप लोग सब ये मैच के दिन और संडे के दिन और ये छुट्टी के दिनों में भी आप लोग सब आए, तो सबको समर डायमंड परिवार वती से मेरा नमस्कार। आप सभी को नमस्ते। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। दिवाली अच्छी रही होगी, खूब पटाखे, बढ़िया है। तो दिवाली के उत्सव के समय में हमारा आना हुआ और उत्सव हम मनाते ही हैं, हर साल मनाते हैं। जब मैं जीवन विद्या में पहली बार जुड़ा तो उसमें एक लाइन था, जीवन नित्य उत्सव है। तो कभी दिवाली हो गई, कभी होली हो गई,
कैसा होगा यदि हम सब हर दिन ही हमारा जीना नित्य उत्सव हो। तो सुनने में तो बहुत ही अपीलिंग लगती है। मैं शिविर हाल में गया था, छोटी में दीवार पे ही वो लिखी हुई थी, जीवन नित्य उत्सव है। तब ना तो जीवन के बारे में पता, ना उत्सव के बारे में पता। आप देखे ही हैं, उत्सव अगर होता है तो लोग पटाखे फोड़ते ही हैं। कई बार लगता है कि उत्सव पता है कि नहीं पता है। तो ऐसे ही मेरी हालत रही होगी। तो 2004 में मेरा पहला शिविर हुआ और उस शिविर से काफी आश्वासन मिला। एक तो आश्वासन ही मिला कि अस्तित्व को, जीवन को सही जीने को समझा जा सकता है, और दूसरा आश्वासन मिला कि हम सब उत्सव पूर्वक जी सकते हैं। हमारा पहले से ही कुछ खोजी प्रवृत्ति रही है। तो उस क्रम में मैं लगभग 2 साल बौद्ध मठ में रहा, और उसके पहले मैंने विपस्सना किया था। तो विपस्सना में मुझे काफ़ी चीज़ें ध्यान में गई, और फिर दर्शन पढ़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसमें जो नागार्जुन के दर्शन है उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा। फिर मठ में रहते हुए लगा कि समाज में जो गरीबी है, समस्याएं हैं, उसका समाधान यहाँ रहते हुए शायद मैं नहीं निकाल पाऊँ। तो कोई एक व्यावहारिक, कोई एक प्रैक्टिकल दर्शन चाहिए। उसमें मेरे ध्यान में एक हिंद स्वराज नाम की किताब जिसको गांधी जी ने लिखा है, तो वो हाथ में आई। उनके एक और किताब है सत्य के प्रयोग। तो उसको पढ़ने के बाद वर्धा सेवाग्राम वहाँ जाना हुआ। करीब 3 साल में वहाँ रहा, और उस दौरान मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई। जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, इतना तो दिखा कि काफी लोग दुनिया में हैं जो सुख चाहते हैं, सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं। उसके पहले ऐसा लगता था कि हर आदमी लूट खसोट उसी में लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं, केवल पैसे के लिए नहीं जी रहे हैं, अपने पूरे लाइफ को किसी एक प्रयोजन के लिए लगा कर रखे हैं। तो एक तरह से मानवीयता में भरोसा और बढ़ा। वहीं पे हमारी भेंट आदरणीय सत्य प्रकाश भारत जी से हुई। कल आएंगे, शिविर में रहेंगे हमारे। तो वहां पे भेंट मेरी हुई सत्य प्रकाश भारत जी से। उन्होंने मुझे मध्यस्थ दर्शन के बारे में बताया था। इस बीच में हम लोग कुछ गीताई, एक बिनोआ जी ने किताब लिखी है गीताई, गीता प्रवचन गीताई। तो पवनार आश्रम से जुड़ने के कारण हम लोग गीताई का कार्यक्रम कर रहे थे। उसी क्रम में बिनोआ जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत के जितने भी विद्यालय हैं उसमें सद्विचार मंडल नाम से बनाना चाहिए। सारे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स मिल करके उसमें एक मंडल बनना चाहिए, उसका नाम सद्विचार मंडल, वो कॉन्सेप्ट रहा था। तो वहाँ से पवनार आश्रम में रहते हुए फिर वहाँ मैंने अपनी एक पढ़ाई भी कर ली, MA MPhil मैंने किया नॉन वायलेंस एंड पीस स्टडीज में। और उस पढ़ाई में मेरा जो मेन थीम था कि दुनिया में हिंसा के कई प्रकार हैं। एक हिंसा जो युद्ध के रूप में दिख रहा है, और एक बहुत सूक्ष्म हिंसा होती है जो हमको हिंसा के रूप में दिखती तो नहीं है। जैसे एक बच्चा है, उसको हम स्कूल भेजते हैं, 6 घंटे वो या 8 घंटे एक क्लास रूम में बैठा रहता है। तो क्या ये जो उसका क्लास रूम में बैठना है ये नेचुरल है कि नहीं, या एक तरह का वायलेंस ही है? उतने लंबा बैठाना है ना, फिर उसको रटवाना, ये जो पूरी एजुकेशन की प्रोसेस है, इज दिस वायलेंट प्रोसेस? ऐसे ही दूसरा एक विषय था वायलेंस का, जो वायलेंस जैसा तो नहीं दिखता है
सामान्य रूप से वायलेंस तो यही दिखता है, किसी को मार दिया, न कत्ल कर दिया या हिट कर दिया। लेकिन एक वायलेंस है कि हम दुनिया में अभी बहुत तेज से डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, और हम सब उसमें बहुत खुश भी हुए जा रहे हैं कि कोई बढ़िया काम हो रहा है। तो क्या इस विकास के दौर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कुछ अन्य तरह की समस्याएं आ रही हैं? वो चाहे आर्थिक असमानता हो, चाहे पर्यावरण का असंतुलन हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। तो ये 2 विषय मेरा था जिसमें मैंने गहरे से शोध किया कि विकास में हिंसा कैसे है और एजुकेशन में हिंसा कैसे है। तो इन 2 विषयों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था। उस क्रम में मेरा परिचय बहुत सारे लोगों से हुआ जो एजुकेशन से जुड़े रहे, उस पर गहरा सोचे थे। उसी क्रम में मेरी भेंट धर्मपाल जी से, और वहाँ रविंद्र शर्मा जी थे उस समय आदिलाबाद में, उनसे, और ठाकुर दास बंग, सिद्धराज ढड्ढा, तो बहुत सारे लोग वर्धा आश्रम में आते रहे। तो सभी से सुनता रहा, प्लस बहुत सारी किताबें थी वहाँ पे, पढ़ना हुआ, नई तालीम का कॉन्सेप्ट समझा। इस बीच में मेरा जो रुझान है वो जे कृष्णमूर्ति की तरफ भी गया, उसको भी पढ़ा, थोड़ा समझने का प्रयास किया कि क्या कह रहे हैं एजुकेशन में। तो इस तरह से मेरा एजुकेशन की तरफ ध्यान गया, और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया लगा कि हम एजुकेशन में कोई बड़ी गलती कर रहे हैं, और एजुकेशन का पूरा लक्ष्य हमने कहीं व्यवसाय तक सीमित कर दिया है। उसका अल्टीमेट गोल किसी प्रोफेशन में सेट करना ही रह गया है, और व्यवसाय मानव का सर्वस्व नहीं है। मानव कोई बड़ी चीज के लिए बना है, और व्यवसाय में कोई सफल भी हो जाए तो उसको पूरी तृप्ति मिलती है, ऐसा तो नहीं दिखता है। एनीवे, उस क्रम में फिर मैं एक बॉम्बे में सुमैया कॉलेज है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, सुमैया विद्या विहार नाम से एक जगह है, घाटकोपर के पास विद्या विहार स्टेशन है, वहाँ पे सुमैया मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। तो शांतिलाल सुमैया जी से मेरी भेंट हुई, और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि तुम सुमैया कैंपस में आ जाओ। और शांतिलाल जी से जो भेंट हुई, इससे धीरे धीरे उनके और हमारे बीच में काफी बातचीत होने लगी, और काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। और जब मैं वहाँ पे था बॉम्बे में 2004 में, आई बिलीव एक वर्ल्ड सोशल फोरम नाम से काफी बड़े एक इवेंट हुआ था, और उसी इवेंट में रण सिंह आर्य भैया हैं, वो एक पतली सी किताब, पहले एक मैगजीन निकलती थी परिवार मानव मैगजीन मेरे हाथ में, उसमें शिविर की घोषणा, जो आप शिविर करने जा रहे हैं जीवन विद्या शिविर, उसका उसका परिचय शिविर का डेट्स का कुछ था कि भाई यहाँ पे मसूरी में शिविर होने वाला है, और शिविर को लेने वाले थे सोम भैया। तो संयोग से 2004 में पहला शिविर हुआ, और एक बार जो शिविर सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे लगा कि जितनी दुनिया में मैं समस्याओं को गिना रहा था, क्योंकि समस्या को गाना बहुत आसान है, लेकिन समस्या का कोई समाधान हो, और ऐसा समाधान जिसका लोक व्यापीकरण हो सकता है शिक्षा के माध्यम से, ऐसा समाधान जो सर्व मानव के लिए हो सकता है, तो वो दिखा। और फिर मैंने थोड़ा अपना अध्ययन का मन बनाया। संयोग से 2005 में, जैसे भैया बताए, मेरी पत्नी से भेंट हुई, और फिर 2007 में मेरा कनाडा जाना हुआ। बीच बीच में मैं इंडिया आता रहा, हर साल लगभग 3 महीना 4 महीने जो भी समय मिला, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने भी, और उसमें लंबा समय आदरणीय बाबा जी के यहाँ रहने का अवसर मिला। तो उस
उस दौरान मुझे इतना तो दिखा कि जो हम जी रहे हैं वो जीना और एक जागृति के साथ जीना, समझदारी के साथ जीना, वो दोनों एक जैसा नहीं है। और आदमी का जो भरोसा है वो जीने से है, बातें करने से नहीं है, ये भी दिखता है। बाबा जी से बात हो ना हो, लेकिन उनका जो जीना था वो बहुत ही प्रेरणादायी, और शायद उसके कारण अंदर से हुआ कि अगर कोई सही जीना होगा तो यही है। उसके पहले हमने दर्शन तो बहुत पढ़ रखे हैं, आपको अब बताया सारा, बौद्धिज्म से लेकर गांधीयन थॉट और जे कृष्णमूर्ति, लेकिन जीने का कोई स्वरूप, दर्शन मतलब जीना, ये स्वरूप पहली बार नागराज जी के घर में रहते हुए मुझे दिखा। तो उसके पहले मैं सोचता था कि दर्शन कोई ऐसी चीज है जो इंटेलेक्चुअल चीज है ना, आप बात बोलते हो, बताते हो। वहां पहली बार समझ में आया कि दर्शन मतलब जीना, जीना ही दर्शन है। आज भी जो हम जी रहे हैं वो अपने दर्शन को ही जी रहे हैं। तो जीना और दर्शन एक वस्तु है, वो पहली बार हमें दिखा वहां। और इस जीने से इतना मैं प्रभावित हुआ, ये लगा कि ये अगर मैं नहीं पाता हूं तो सभी कुछ पा लूंगा, शायद कुछ पाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ होगा। एंड देन बाबा जी, फिर मुझे लगा कि 2010 में मेरी बिटिया का जन्म हुआ, 2010 में मेरे बेटे जी का जन्म हुआ, और 2013 में हम लोग सोचे कि इंडिया हमको आना चाहिए। तो बाबा जी ने बोला कि तुमको कनाडा रहना है और वहीं पे इस बात को रखना है। तो उस सिलसिले में फिर मैं कनाडा ही रुक गया। बल्कि मैंने उनसे कई बार पूछा, बोले कि नहीं, वहीं रहो, वहीं करो, यहाँ तो हो ही रहा सब। तो मेरा कनाडा रहने का एकमात्र अगर कोई मेन प्रयोजन मैं देखता हूँ तो दर्शन कैसे वहाँ उसका लोक व्यापीकरण हो। फिर लंबे समय से हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, तो हमने फिर कैरिकुलम वगैरह बनाना शुरू किया, और पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो करंट एजुकेशन मॉडल है उसका एक वैकल्पिक मॉडल जो मध्यस्थ दर्शन पे आधारित है, उस पर हम लोगों ने काम किया और बनाया। 2020 में हमने थोड़ा सा इसके बारे में रखा। पहले तो H3 नाम से, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी प्लैनेट, इस नाम से शुरू किया था। अभी नाम तो वो नहीं रखेंगे, नाम थोड़ा बदलेंगे, फिर नाम का क्या है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वही है। और पिछले साल मैं यहाँ आया था, एक शिविर किया अहमदाबाद में और एक शिविर किया था यहाँ विसनगर में। तो पिछले साल हमारे कई परिवारों से मिलना हुआ। संयोग ऐसा बना कि उन परिवारों के साथ एक अध्ययन का भी सिलसिला शुरू हुआ। और आज की जो स्थिति है, यदि सब कुछ संयोग बढ़िया होता गया और सभी परिवार हम लोग जो आज इकट्ठे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका पहला जो मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका एक मॉडल का प्रोटोटाइप विसनगर में हम लोग बनाएं। कई बार लगता है जैसे हम लोग फैक्ट्री जाते हैं, हमको कोई प्रोडक्शन लेना है तो पहले एक आपको सैंपल बनाना पड़ेगा, है ना, बिस्किट हो या साबुन हो, सैंपल ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कैसे लेंगे। तो आज मुझे लगता है कि एक प्रोटोटाइप चाहिए हमको, जिसको हम रेफरेंस के रूप में देख सके कि भाई ऐसा एजुकेशन मॉडल, इसका कैरिकुलम ये है, उसकी पेडागोजी है। तो एजुकेशन के जितने भी पहलू हो सकते हैं, है ना, उस पे सब पे हम लोगों ने काम किया हुआ है, लगातार कर रहे हैं। इसकी पेडागोजी बिल्कुल अलग है, जो लोग अभी तक एजुकेशन में सोच रहे हैं ऐसी पेडागोजी नहीं है। इसकी टेक्सोनॉमी अलग है। अभी तक पूरी दुनिया में ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी पे लोगों ने शिक्षा का काम किया है, तो इसमें मध्यस्थ दर्शन आधारित टेक्सोनॉमी, उसके आधार पे पूरी पेडागोजी, उसका पाठ्यक्रम का जो डिजाइन है बिल्कुल अलग है। इसमें जीने के जितने भी आयाम हैं, सभी आयामों को ध्यान में रख करके पूरे पाठ्यक्रम का डिजाइन है। और संयोग यह है कि बहुत सारे परिवार धीरे धीरे उनका भी काफी मन बनता जा रहा है। और अभी ये जो शिविर नीचे चलने वाला है, उस शिविर का मेन उद्देश्य यही है कि जो परिवार
इसमें जुड़े हुए हैं। पहले जो हमने योजना बनाई थी, उन परिवारों के साथ बैठ करके गहन पहले अध्ययन करें और जो भी मध्यस्थ दर्शन कह रहा है उसके वस्तु को गहराई से पकड़े कि क्या कह रहा है। और उसके बाद हमारे अंदर से दिखना चाहिए कि हमको ये जो दर्शन है जीने की चीज है, बोलने की चीज नहीं है, और जीते हुए कोई एक शिक्षा देने की बात होनी चाहिए। तो यदि सब संयोग अच्छे रहेंगे, हमारा पूरा उसमें निष्ठा है, हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, और मुझे लग रहा है कि विश्वनगर में बहुत बड़ी संभावना है। मैं पिछले कुछ सालों में भारत के बहुत सारे हिस्सों में गया, उसमें मुझे गुजरात भूमि में काफी बड़ी संभावना है। मुझे लगता है कि आज कुछ अगर इनोवेशन होना है एजुकेशन में पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं देखूं तो कई सारे देश में मैं गया और शिक्षा के बहुत सारे मॉडलों को देखने का अवसर मिला। कनाडा में भी हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन लगता है कि जो एजुकेशन खड़ा होगा उसका पहला बड़ा मेजर वर्क इंडिया में होगा सबसे पहले, ऐसा मेरा निष्कर्ष बना। और इंडिया में फिर बहुत सारे जगह पे बातचीत हुई, जाने का अवसर मिला, और लगता है कि गुजरात काफी फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे संयोग बहुत अच्छे हैं। और पिछले 1 साल से लोगों से जुड़ने से और बाकी चीज बातचीत करने से तो मन में निश्चय नहीं तो यही हुआ है, हमारा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, दोनों लोग यह निश्चय किए हैं कि अगर विश्वनगर में संभावना बनता है तो हम अपना पूरा जी जान लगाएंगे। और एजुकेशन के माध्यम से दुनिया में जो 2 बड़े संकट हैं, एक संकट मानव के बीच में है जो परिवार के लड़ाई झगड़े से लेकर धरती पे परमाणु युद्ध तक पहुंचा हुआ है, और दूसरा संकट है मानव शेष प्रकृति के साथ, जो हमारे आसपास पोल्यूशन और कूड़ा करकट से लेकर के पूरी धरती का एक बड़ा मेजर क्राइसिस जो है, क्लाइमेट चेंज जिसको कह रहे हैं, वहां तक है। आपको पता ही होगा 2 घड़ी, एक बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक, सुना है डूम्सडे क्लॉक कोई? तो डूम्सडे क्लॉक 1945 में बनाया, पूरी दुनिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिल करके उस क्लॉक की सेटिंग करते हैं। वो क्लॉक क्या है, उसमें एक सुई चल रहा है जो रात के 12 बजे पे आ जाएगा। अगर वह सुई, तो उस दिन धरती पे भयंकर युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, और उसके बाद धरती नहीं बचेगी, इस पे मानव जाति सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन होती रहती है, जो भी वर्ल्ड में इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जैसा भी सिचुएशन बन रहा होता है उसका लगातार कैलकुलेशन होता है, और उसके हिसाब से घड़ी को वो सेटिंग करते रहते हैं। तो 1945 में पहली बार परमाणु युद्ध हुआ, बहुत छोटे स्केल का, नागासाकी हिरोशिमा पे, और तब से लेकर लोगों को कैलकुलेशन है कि यदि इस तरह का परमाणु युद्ध बड़े स्केल पे होते हैं तो मानव जाति के लिए बहुत बड़ी संकट आएगी। और 45 से लेकर आज तक 2023 में पहली बार वो जो क्लाइमेट ये डूम्सडे क्लॉक है, उसको मिडनाइट से 90 सेकेंड पहले अभी सेट किया हुआ है। इतना नजदीक ये सुई पहली बार आई है। सो अकॉर्डिंग टू देम वी आर ओनली 90 सेकेंड बिहाइंड। और यह जो 90 सेकेंड, मतलब उनका मानना है कि अगर स्थिति ऐसी रही तो वह दूर नहीं है, हम किसी भी, है ना, ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें हम परमाणु युद्ध शुरू करेंगे। 3rd जो वर्ल्ड वॉर है उसमें मेजर लोगों का जो रिसर्च है, नॉम चॉम्स्की है, उन्होंने अभी किताब लिखी है बहुत अच्छी, इंटरनेशनलिज्म आर एक्सटिंक्शन। उस किताब में वो यही रखते हैं कि बहुत ही नजदीक है, इतनी विकट समस्या है, तो बहुत सारी सूचनाएं मिलती नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल सिनेरियो है आज का, उसमें परमाणु युद्ध का खतरा धरती पे बहुत ज्यादा है, ऐसा लोगों का अनुमान है। और हम सोचते हैं कि जो बड़े कुर्सी पे बैठे हैं बहुत विद्वान है, ऐसा है नहीं। एक्चुअली बहुत जगह तो ऐसा लगता है कि बहुत मूर्ख लोग दुनिया को चला रहे हैं एक्चुअली।
कुछ भी समझ नहीं है क्या कर रहे हैं। और पीछे जो रसिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, इधर अभी इजराइल, फिलिस्तीन, ये सब चल रहा है, उसमें धरती पे काफी गहरा संकट है। और फिर अभी चाइना और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वार शुरू हुआ है डोमिनेंस को लेकर, तो काफी विकट स्थिति है। दूसरा एक घड़ी और सेट है, उसका नाम है क्लाइमेट चेंज क्लॉक। एक घड़ी और बना है, 2 ही घड़ी बनी है। एक घड़ी है जो मानव की समस्या को लेकर बनी है, इसका नाम है डूम्सडे क्लॉक। और एक घड़ी है जो मानव और शेष प्रकृति के साथ जो झंझट चल रहा है उसको लेकर मेजर कर रहा है, उसका नाम है क्लाइमेट चेंज क्लॉक। तो क्लाइमेट चेंज क्लॉक भी यही है, इतना समय हम मतलब हर साल बहुत सारे टन में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से यदि इतना मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और आ जाए एटमॉस्फेयर में, तो उसके बाद यदि हम चाहें भी तो धरती को हम नहीं बचा सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, कोई संभावना नहीं है। और वो है आज के समय में लगभग 5 साल 225 दिन के आसपास वो घड़ी बताती है। और इसमें भी दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। 2 घड़ी है ना। चलो कोई ये कह सकता है कि दोनों घड़ी की सुइयां रॉन्ग है ना, चलो 5 साल नहीं 15 साल लगेंगे या 25 साल लगेंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो दिशा है, हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो तो वही है ना, देर सवेर तो यही होगा। तो मानव बहुत ही डिस्ट्रक्टिव जगह पे आ गया है। और पीछे मेरा जितना भी अध्ययन हुआ, ये दो संकट है, मानव के बीच में युद्ध के स्वरूप में और मानव प्रकृति के बीच में क्लाइमेट चेंज के रूप में, इन दोनों का समाधान पूरी तरह से अगर कहीं दिखता है तो मुझे आज के डेट पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे मध्यस्थ दर्शन में दिखता है। और ये जो समस्या है उसका समाधान एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम सारे समाधान पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोचते हैं। मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन आने वाला है, एजुकेशन से सॉल्यूशन आएगा। और उस एजुकेशन का एक मेजर जो कह लीजिए शुरुआत, उसको हम लोग विश्वनगर से करने वाले हैं। तो इतना कह के आप लोग शिविर करिए। शिविर बहुत ही शानदार चीज है, जिसको भी मिला, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है ना जो मिला है, वो तो मुझे यही दर्शन मिला। और बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दर्शन मिला। अगर नहीं मिलता तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ भी मिल जाता तो क्या मिल जाता। तो बहुत बड़ी बात है, ये दर्शन आपको मिलने जा रहा है। और श्रवण भैया काफी लंबे समय से दर्शन का प्रबोधन कर रहे हैं। दशरथ भैया की जो परिवार है, जिस तरीके से लगा है, मतलब व्यापार तो लोग लगे ही हैं, लेकिन यह परिवार जिस तरीके से लगा है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। दशरथ भाई से, दिनेश भाई से हमारी मुलाकात हफ्ते में 4 दिन होती है। सुबह हम लोग एक सत्र में मिलते हैं अध्ययन में। बहुत ही पवित्र परिवार और 100% भरोसे करने लायक। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप बहुत ही, वैसे तो है बिजनेस वेंचर, बट काफी होली प्लेस है ये। इसका जो उसमें आप सभी लोगों को जुड़ने का अवसर भी रहेगा। जो लोग आसपास हैं, हम लोग मिल करके इसको बनाएंगे। जो लोग भी, हमको लगता है कि अगर हम लोग मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज खड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी संभावना खड़ी हो सकती है, और शायद दुनिया को हम एक नई दिशा दे पाएंगे। और जो भी भारत से सदियों से दुनिया को अपेक्षा है ज्ञान को लेकर, समाधान को लेकर, एक मानवीय परंपरा को लेकर, उन सारी अपेक्षाओं को हम, उन सारी कामनाओं को हम पूरा करने योग्य बन पाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। सभी को नमस्ते।
तो यहाँ बहुत सारे परिचित चेहरे हैं। 2019 में स्वामी नारायण गुरुकुल में मैं शिविर किया था, उसके बाद से बड़ा शिविर आप कर रहे हैं। बड़ा शिविर तो यहाँ सोम भाई ने भी 2 लिया है। तो इसमें कितने लोग उस शिविर में आए थे या कोई भी शिविर किए हुए हैं? जो अध्ययन में आए हैं उनको तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पता ही अध्ययन में आए हैं तो पहले से। इस वाले शिविर में जो रहेंगे, ऐसे कितने लोग हैं जो पहले भी शिविर किए हुए हैं? अच्छा, कम संख्या है। ठीक, ठीक है जी, बढ़िया। तो अगले साल भी नया साल आएगा, तो इस नए साल से शुरू करके, और ये अच्छा है कि हाँ, वो बंदूकें दिख नहीं रही हैं, कभी कभी दिख भी जाती हैं, खबरों में पढ़ने को मिल ही जाता है कि बंदूक दिख भी गई और चल भी गई। तो हाँ, अभी हमारी समस्या यह है कि हम आदमी को आदमी जैसा नहीं देख पाते। उसको एक नाम तो दे दिया संबंधों का, पति के रूप में देख रहे हैं तो कुछ हमारे में अलग चित्रण है, पत्नी के रूप में देख रहे हैं अलग चित्रण है, किसी मालिक के रूप में देख रहे हैं, कोई नौकर के रूप में देख रहे हैं, कहीं जाति के रूप में देख रहे हैं, कहीं धर्म के रूप में देख रहे हैं, कहीं भाषा के रूप में देख रहे हैं, ऐसे करके। तो हम लोग तो परिवार के अंदर से ही शुरू हो जाए कि हम परिवार के अंदर भी हमारा जो गिला शिकवा शिकायत है वहां हम क्या कर सकते हैं, पहले शुरुआत तो वहीं से होगी। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी वहीं से शुरुआत किया था। 2007 में पहला शिविर किया। 2007 में पहला शिविर करने के बाद 4 साल तक मेरे पास परिवार में बताने के लिए पहले ही शुरुआत ही किया जाता है। आदमी को समझना, आदमी और आदमी के बीच के संबंध को समझना। अगर ये जाके आप परिवार में बता दिए तो क्या होने वाला है? तो पहले तो आपके ऊपर ही बात तो ऐसा घुमा फिरा के ला देंगे कि लगेगा नहीं हमारी ही गलती थी। तो योग्यता आपकी ज्यादा होगी। तो 1 साल में हमारी क्या योजना होगी वो लेकर के चलेंगे। और इस शिविर, इस सत्र को, जो पहला सत्र है उसको मैं ऐसा रखूंगा कि जीवन विद्या शिविर क्या चीज है, और एक पैकेज जैसा लगेगा कि 1-1.5 घंटे, 1.25 घंटे में हम इसको ये जान लें कि क्या है और 8 दिन तक क्या होने वाला है। फिर उसके बाद हम दूसरे सत्र से फिर से शिविर की शुरुआत शुरू करेंगे। तो मैं इसके लिए पावर पॉइंट का सहारा लूंगा, तकनीकी का। ठीक है भैया? तो थोड़ा सा कला मूल्य लगाया है। ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित है। एक तरह से कहें तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, ठीक है। अब इजराइल और हमास में क्या चल रहा है उसका उत्तर यहां नहीं मिलेगा। तो प्रश्न जो उसके पीछे के कारण क्या है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन वही है, आदमी आदमी के साथ नहीं जी पा रहा। अब आप बोलेंगे कौन सा उत्तर हुआ? तो संवाद मेरे और आपके बीच में होगा। और मेरे और आपके बीच में क्यों होगा? मूल में तो कंटेंट है, मध्यस्थ दर्शन, जिसको जीवन विद्या शिविर के नाम से रखा जाता है। अब ये कंटेंट के साथ संवाद कराने की जिम्मेदारी इस शिविर में मुझे दी गई है, इसलिए मेरे और आपके बीच में होगा। ठीक है? जिस शिविर में जिसको जिम्मेदारी थी, आप सबने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दे दी है, तो मेरे और आपके बीच में संवाद चलेगा। फिर ये आपके अंदर ही ये संवाद शुरू हो जाए, क्योंकि मेरी दुनिया में सबसे बात हो रही है, केवल अपने से बात नहीं हो रही है और अपनों से बात नहीं हो रही है। सबसे हो रही है, मोबाइल से हो रही है, टीवी से हो रही है, दोस्तों से हो रही है, फोन पे हो रही है। हम बात ही करते हैं सुबह से लेके जगने से लेके सोने तक, और क्या करते हैं? बाकी काम तो थोड़ा थोड़ा है, बाकी सारा काम तो थोड़ा थोड़ा है, बाकी समय बात ही करते हैं। 2-3 तरह के से स्थिति में बैठते हैं, जैसे आप सभी बैठे हैं, मैं भी शिविर में बैठा था। तो एक तो ऐसे लोग बैठते हैं कि जो कुछ भी कहा जाएगा उसको सुनेंगे और समझेंगे। पहला तो ये बैठक होती है, सुनने और समझने की बैठक।
मतलब सुन के खुद समझेंगे, ये बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है सुनकर सुनाना है। ये एक दूसरी बैठक होती है कि सुन करके सुनाना है किसी को। पहले जो बैठते हैं उसी समय से तय कर लेते हैं, अच्छा ये तो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं ऐसे बोल पाऊंगी कि नहीं, तो मैं ऐसे बोल पाऊंगा कि नहीं, मेरे लिए कठिन है। ऐसा अभी हापुड़ में हुआ था, भैया थे उसमें टीचर आई थी, तो हरकेश जी भी थे। हरकेश जी कहाँ है? श्रीमती जी तो दिख रहे, अच्छा इधर, इतना दूरी क्यों है? तो उसमें एक टीचर आई थी, तो मैं कुछ फ्लो में बोल रहा था, बोलने के बाद वो खड़ी हुई तो रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ? बोली ऐसे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो सुनाने के लिए सुनना, ये दूसरी बैठक होती है। एक तीसरी बैठक भी होती है, अच्छा ये जीवन विद्या वाले हैं तो निपटाने के लिए बैठना। तो ये भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम सुनने की बैठक में अगर क्योंकि धरती पे सबसे कठिन काम है सुनना सबसे कठिन काम है। लिसनिंग इतना आसान नहीं है। जिसको देखिए वही कहता हमारी तो सुनते नहीं है। पति तो एकदम नहीं पत्नी की सुनते हैं, और पत्नी भी पति की नहीं सुनती है। बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता की बच्चे नहीं सुनते, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो सुनना थोड़ा कठिन काम है, ठीक है। तो जैसा कहा जा रहा है वैसा सुनना, इसकी चर्चा पिछले शिविर में ज्यादा हुई थी लिसनिंग के ऊपर। तो जब हम सुनेंगे, यानी जो हमारा संवाद अभी मेरे और आपके बीच में हो रहा है, जब आपके अंदर ही होने लग जाएगा, तो फिर हम 8 दिन में जो होगा, तो इस 8 दिन में हमारा ध्यान जाएगा कि जैसा हम जीना चाहते हैं वास्तव में उसका पता लगाया जाए कि क्या वैसा जिया जा सकता है, या केवल मेरी इच्छा है कि ऐसा मैं जी लूं, मैं सुखपूर्वक जी ले, मैं शांति से जी ले, ठीक है, मैं सबके साथ तालमेल मेरा हो जाए, मुझे अच्छी हवा मिल जाए, मुझे अच्छा पानी मिल जाए, मुझे अच्छा खाना मिल जाए। अभी तो यही संकट हो गया है सबसे बड़ा। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको अच्छा खाना नहीं मिल सकता, अच्छा पानी नहीं मिल सकता, अच्छा दूध नहीं मिल सकता, मतलब अच्छा हवा पानी मिट्टी ये सब मिल ही नहीं सकता। समस्या ये हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा मिल जाए, तो ये जो चाहते हैं क्या ये हो सकता है? तो उसके लिए हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो हम जो ऐसा जी रहे हैं उसमें क्या चीजें हैं? निंदा, विरोध, शिकायत, तनाव, कलेश। हम चाहते नहीं है कि हम किसी की निंदा करें, लेकिन वो हो ही जाता है। और निंदा करते समय जैसे मैं आपकी निंदा करूं तो आप दुखी होंगे, उसके पहले मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा ना, क्योंकि उसकी प्लानिंग करूंगा निंदा की। तो निंदा, विरोध, शिकायत, तनाव, कलेश, ऐसा हम जी रहे हैं। इन सब में अनिश्चितता है, मतलब ये हम चाहते नहीं हैं, लेकिन मेरे में होता रहता है। इसमें बार बार असंतुष्ट होते हैं, तो फिर वैरायटी में जानते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं। जैसे किसी से निंदा कर रहे हैं तो उसकी कोई दूसरे से मिलेंगे, मित्र बदल दो, गाड़ी बदल दो, मकान बदल दो, ठीक है। अभी तो संबंधी भी बदल दो, पति बदल दो, पत्नी बदल दो, सब क्या क्या शुरू हो गया, ठीक है। तो बदलने वाले काम में फिर चले जाते हैं, क्योंकि अंदर की तृप्ति हो नहीं रही है। तो हमको लग रहा है अंतर की जो तृप्ति है वो बाहर की चीजें बदलने से हो जाएगी, तो हम बार बार बदलने के प्रयास में जाते हैं, या चीजें बढ़ा लेने से ज्यादा बहुभोग कर लो, अति भोग कर लो, इससे हमारा हो जाएगा, पूरा पड़ जाएगा, ऐसा हमको लगता है। जिनको लगता है और हो भी जा रहा है तो वो लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं लगता है उनको सोचना पड़ेगा वास्तव में हम जीना कैसा चाहते हैं। तो शिकायत मुक्त, विरोध मुक्त, तनाव मुक्त। हम नहीं चाहते हम किसी के शिकायत में रहे, या मेरी कोई शिकायत में रहे, विरोध में रहे, या तनाव में रहे, ये हम चाहते नहीं है। कलेश में रहे, ये हम नहीं चाहते। तो हम जीना तो ऐसा चाहते हैं। तो अब जो जी रहे हैं, अब इसमें निश्चितता रहेगी। शिकायत मुक्त, विरोध मुक्त, तनाव मुक्त में क्या निश्चितता रहेगी? तो स्वयं में तनाव मुक्ति चाहते हैं, परिवार में कलेश मुक्ति चाहते हैं, समाज में भय मुक्ति चाहते हैं, प्रकृति में असंतुलन से मुक्ति चाहते हैं, और इन सब की निरंतरता भी चाहते हैं।
मतलब मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं तो 1 मिनट 1 दिन के लिए नहीं, मैं चाहता हूं हमेशा रहूं तनाव मुक्त। परिवार में कलेश मुक्त 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं कि आज जन्मदिन है आज तो झगड़ा मत करना, आज त्योहार है आज तो कम से कम झगड़ा मत करना। अभी हम ऐसे मैनेज करते हैं ना, अभी हम ऐसे मैनेज कर लेते हैं, आज एनिवर्सरी है आज झगड़ा मत करना, तो ऐसे मैनेज कर। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि कलेश ना हो, कलेश मुक्ति की भी निरंतरता रहे, समाज भय मुक्त हो इसकी भी निरंतरता रहे, प्रकृति में असंतुलन न हो और ये हमेशा असंतुलन न रहे, ये भी हम चाहते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं। तो अभी हम देखें कि हम जैसा जी रहे हैं उसमें अनिश्चितता है और वास्तव में जैसा जीना चाहते हैं उसमें निश्चितता, स्थिरता, निरंतरता की चाहत है। अब अगर ऐसा है नहीं, हम जैसा जी रहे हैं और जैसा जीना चाहते हैं तो ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं तो क्या है फिर? यही अंतर्विरोध ही दुख है। तो जो हम बार बार दुखी होते हैं, जांच के देखें, यह शिविर जांचने का शिविर है। यह शिविर में कोई भी बात ऐसी नहीं कही जाएगी जिसको आपको मान लेना है और मान के चले जाना है और फिर इसका रेफरेंस देना, नहीं नहीं ये शिविर में कहा गया था, ये तो बिल्कुल ही नहीं कहना है। आपके सामने जैसे मैं जो बात को रख रहा हूं, ये हो सकता है मेरे लिए ज्ञान हो लेकिन आपके लिए सूचना है। आप जब उसको जांचेंगे और आपका उस पर अधिकार बन जाएगा तब आपके लिए भी ज्ञान हो जाएगा, आपकी समझ, तब आप बोलेंगे नहीं मुझे समझ में आया है और ये ऐसा ही है। नहीं तो बाबा नागराज जी ने कहा है, शिविर में बताया गया था, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें जो कुछ भी है अपने अधिकार पे लेकर के आना। इसको जांच के देखिए। जो हमको बार बार पीड़ा होती है, दुख होती है, वो किस चीज से होती है? क्योंकि जैसा मैं जी रहा हूं और जैसा मैं जीना चाहता हूं उन दोनों में अंतर विरोध है, एक जैसा नहीं है। तो बार बार हमको झटके लगते रहते हैं, उन्हीं झटकों को हम पीड़ा, उन्हीं झटकों को दुख हम कहते हैं। इससे होता क्या है? यही हमारी जिंदगी की लाल बत्ती है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती या बार बार रोक देती है। तो अब हम चाहते क्या हैं? तो हम चाहते हैं कि जैसा हम जी रहे हैं और वास्तव में जैसा जीना चाहते हैं, इनमें सामंजस्य हो। इस सामंजस्य के लिए यह संवाद है। इन दोनों में सामंजस्य हो जाए, मतलब ये दोनों दो चीजें न रह जाएं, ये दोनों में सामंजस्य हो जाए कि जैसा जी रहे हैं, जैसा जीना चाहते हैं, ये एक धारा में दिखने लग जाए कि नहीं आज मैं जैसा जी रहा हूं उसके पीछे का ये कारण है और आगे मैं ऐसा जी सकता हूं उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये मुझे स्पष्टता हो जाता है। इसके लिए ये संवाद है, उसके लिए ये शिविर है। ऐसा होता है, यही हमारी जिंदगी की हरी बत्ती है। अब ये हरी बत्ती के लिए हम शिविर कर रहे हैं क्योंकि हम हरी बत्ती पे चलना चाहते हैं। कैसा चलना चाहते हैं? कि हमको बढ़िया हाईवे मिल जाए और हम सरपट उस पे दौड़ने लग जाए। हम ब्रेकर चाहते नहीं ना। अभी तो 150, 160, 200 की स्पीड से, यही सक्सेसफुल लाइफ है। अभी सक्सेसफुल लाइफ क्या है? अभी सक्सेसफुल लाइफ क्या है? हमारा रूप अच्छा हो जाए, मेरा रूप अच्छा हो जाए, मुझे कोई बड़ा पद मिल जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए, मेरा पास बहुत सारा बल हो जाए। ये सब सक्सेस के अभी मॉडल हैं। अभी सक्सेसफुल लाइफ इसके आधार पे कहा जाता है। तो अभी सारी दुनिया आपको रूप को ठीक करने में दिखेगी, इसका बहुत बड़ा बाजार है। पद को पाने की कोशिश में दिखेगी, इसका भी बहुत बड़ा बाजार है। धन को ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करेगी। क्यों? परचेजिंग पावर
क्योंकि लगता है परचेजिंग पावर होगी तो मेरी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी, बल को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, इसमें लगते हैं और ये मिल जाना ही सक्सेस है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई इससे दुराव मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। लेकिन ये जिनको मिला है, अगर ये सक्सेसफुल स्वयं को पहचान पाते तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, जितने भी सर्वे आते हैं, जितने भी अखबार में खबरें पढ़ते हैं, उन सब खबरों को, रिपोर्ट्स को, सर्वे को पढ़ने के बाद लगता है इसको प्राप्त करने वाले, इसको जैसा चाह रहे हैं वैसा पा जाने वाले सक्सेसफुल लाइफ तो नहीं जी पा रहे हैं। हम सब भी अपना जांच सकते हैं, हम सब भी अपना जांच सकते हैं। हम भी रूप पद धन बल वाले लोग है ही हैं। हम जांच सकते हैं कि ये आने के बाद मेरा सक्सेसफुल लाइफ जिसको हम कह रहे हैं हो पाया कि नहीं हो पाया। जिंदगी हमारी सज गई कि नहीं सज गई। अगर सज गई तो कोई बात नहीं है, नहीं सजी है तो संवाद किया जाए कि इसका क्या तरीका है, कोई इसकी और दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है, इस पर संवाद किया जाए। ऐसा संवाद इन शिविरों में किया जाता है। पूरे 8 दिन तक इन पर ही आधारित संवाद किया जाता है कि हमारी जिंदगी सफल जिंदगी कैसे हो जाए, जिंदगी की सफलता, जिंदगी को हम सफलतापूर्वक जीने कैसे लग जाएं, इसके हमको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, किन किन चीजों का हमको अध्ययन करना है, कहां कहां हमें समाधान तलाशना है और हमें अपने तन मन धन को कैसे कैसे नियोजित करना है, अपने परिवार के लिए क्या क्या कार्यक्रम निकालना है, ये सारा इस शिविर में होता है। हाँ भैया, तो हम जो हैं और वास्तव में जो होना चाहते हैं, इसमें विषमता ही दोहरा व्यक्तित्व है। इसमें विषमता ही दोहरा व्यक्तित्व है। अभी बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए नहीं होंगे, लेकिन आपसे जिनका पाला पड़ता होगा तो जैसे है नहीं वैसा बताने का कोशिश करते हैं, जैसे है नहीं वैसा दिखाने का कोशिश करते हैं। यानी हमारा ज्यादातर टाइम अभिनय में बीतता है, एक्टिंग में जाता है। बाहर भी और घर में भी हम एक्टिंग में ज्यादा लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम है नहीं वैसा हम दिखाते हैं। गजल है ना, क्या गम है जिसको आंखों में नमी और हंसी लबों पे, आगे क्या हाल है क्या बता रहे हो। तो हाल कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है। क्यों? क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा जी नहीं पाते। लेकिन जैसे अभी आप देखेंगे तो हर आदमी बात करते समय आदर्शवादी होता है। जी जिंदगी कुछ नहीं है, ये तो हवा है और ये सब कुछ खत्म होने वाला है, शरीर भी एक दिन मरने वाला है, ये दुनिया भी नहीं रहने वाली है। ठीक है, पूरा ऐसा करेंगे बात करते समय। जीते समय घोर भौतिकवादी हो जाते हैं, फिर दुनिया का सब कुछ हमको ही चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये मजा हमको चाहिए, तो बातचीत करने में आदर्शवाद में ही मजा आता है। सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करना है, जी बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, बात तो बढ़िया कर रहे हैं। तो बातचीत में उसमें आपको ज्यादा सम्मान फील होता है, इसलिए बात करते समय हम आदर्शवादी। जीने में भौतिकवाद में ही मजा आता है। फिर मिट्टी भी बर्बाद हो जाए, हवा भी बर्बाद हो जाए, पानी भी बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा, तो अब ये सब भी क्या चीज है कि हम जैसे हैं नहीं वैसा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, ये अक्सर हम दोहरे व्यक्तित्व में, हाँ जी, अब आपके लिए सहज क्या है? संबंध पूर्वक जीना या विरोध में जीना? तो इसमें तो उत्तर सबका एक ही आएगा। क्यों? मतलब बताने के लिए तो हमको अच्छा ही बताना पड़ता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप संबंध पूर्वक जीना सहज है आपके लिए, विरोध पूर्वक जीना सहज है, तो क्या उत्तर आएगा? संबंध पूर्वक।
ठीक है, ये सही उत्तर है, उत्तर में कोई गलती नहीं है। अभी आज क्या है, ऐसा ही है या इन दोनों का मिश्रण है कि कभी अच्छा तो कभी विरोध, माने कभी संबंध ठीक कभी विरोध, ये मिक्स चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, इसको मान लिया है, ये रहेगा ही, इसीलिए इस पे फिल्म भी बहुत बड़े बजट की बन गई थी कि रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा खुशी रहे। अब ये शिविर का उद्देश्य है कि इनसे जो ये कभी मिक्स हो रहा है या जो हमको स्वीकार नहीं है, उससे कैसे निकल पाए और हमारे अंदर इसके लिए संवाद शुरू हो जाए, उसके लिए ये शिविर है। हम जो दुखी होते रहते हैं या पीड़ा में आते रहते हैं, इसके लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में इसके लिए पर्याप्त हूं, हम आत्मनिर्भर हैं इसके लिए। जांच के देखिए, हम जो सुबह से शाम तक दुखी होते हैं, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप में इस पे सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। अब अपने अंदर से कुछ ऐसा निकाल के लाएंगे कि हम दुखी हो जाएंगे, अब फिर सोचेंगे यार दुखी क्यों हुआ। ठीक है, तो हम इसमें आत्मनिर्भर हैं। हमसे जाने अनजाने दुख का रिमोट, बोलिए धारा बहन, दब ही जाता है। ठीक, चाहते नहीं है हम आप में से कौन चाहेगा कि हम दुखी हो, लेकिन जाने अनजाने वो रिमोट दब ही जाता है, और दबने के बाद लगाता है यार थोड़ा सा पेशेंस और रखे होते, अब तो बिगड़ गया। तो यही योग्यता बढ़ाने के लिए संवाद है, यही सब योग्यता हमारे अंदर बढ़नी है। अब इसके लिए बाहरी वातावरण अगर ठीक भी हो गया, तो अंदर जो अंतर विरोध है वह बाहर निकलकर आएगा ही। जैसे राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम, यानी बाहर सब कुछ साफ हो जाए, उससे अंदर का कचरा अगर पड़ा हुआ है तो बाहर तो कभी भी कचरा उलट जाएगा। ठीक है, बाहर कचरा साफ करते, ये ऐसा इसका मतलब नहीं कि बाहर साफ नहीं करना है, लेकिन बाहर केवल साफ किया और अंदर का वैसे ही है तो कभी भी बाहर कचरा फिर से आ जाएगा। तो इसलिए अंदर वाला भी सफाई जरूरी है। इसी को कह रहे हैं कि इसके लिए संवाद जरूरी है। आप थोड़ा इसको जांच कर देखें कि जब इस तरह अंतर विरोध अपने अंदर ही है, तो क्या आपके अंदर ही सामंजस्य होगा? मेरे अंदर ही अंतर विरोध चलता है, कभी लगता है ये ठीक है, कभी लगता है ये ठीक है, फिर दोनों छोड़ के लगता है कुछ तीसरा ठीक है। ये मेरे अंदर ही चलता रहता है। छोटे बच्चे के अंदर चले तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा का तो एक खिलौना ठीक नहीं लगा, दूसरा खिलौना लिया, तीसरा लिया, वो तो एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन 20 साल, 18 साल, 25 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, मंच पे बड़े बड़े सारे वो दीक्षांत समारोह करने के बाद हमारी ये हालत है, तब हमें कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है कि अभी भी मेरे अंदर विरोध ही चल रहा है, अंतर विरोध ही चल रहा है। सही गलत के मामले में अभी भी मैं भ्रम में ही हूं, और अपने निकटतम संबंधी के साथ भी मेरी जीने की योग्यता नहीं है, उसमें भी हमारा गिला शिकवा शिकायत बना हुआ है। इसका मतलब हमें, और इसका मतलब ये नहीं है कि संबंधी को छोड़ देना है, इसका मतलब यह है हमें और योग्य होने की आवश्यकता है। यानी मेरी पढ़ाई लिखाई अधूरी है, बेकार नहीं है, अधूरी रह गई है। उस कोर्स को जिस आयु में हमको पता चल जाए, जैसे यहां पर बहुत सी आयु के विविधता वाले लोग बैठे हैं, 7-8 साल के बच्चे से लेकर के 70-80 साल तक के लोग बैठे हुए हैं। तो जिस आयु में भी हमें लग जाए कि मैंने आज तक जो कुछ भी समझा है उसके आधार पे जिया है, जैसे भी महेंद्र जी ने कहा, जैसा हम जी रहे हैं उसके पीछे दर्शन ही है, जो हम समझे हैं वही जी रहे हैं। तो जैसा भी आज तक मैं समझा हूं और जीने का प्रयास किया हूं, अगर उसमें दिक्कत आ रही है, इसके लिए सरकार को दोष देना, पड़ोसियों को दोष देना, अपने संबंधी को दोष देना, अपनी जाति को दोष देना, अपने धर्म को दोष देना, अपने देश को दोष देना,
इससे अपनी डिग्री को दोष देना, अपने स्कूल को दोष देना, अपने टीचर को दोष देना, इससे कुछ नहीं होगा। जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे अपने जिस दिन हमको पता चल जाएगा कि अपने दुख का जिम्मेदार मैं खुद हूं, अपनी पीड़ा का जिम्मेदार मैं खुद हूं, उसी दिन मेरा स्विच ऑन होगा कि अपनी खुशी का भी जिम्मेदार मैं ही होऊंगा, लगूंगा तो हो जाऊंगा। इसलिए अपने अंदर का अंतर्विरोध अगर बना हुआ है तो सामंजस्य नहीं होगा, और जब सामंजस्य हो गया तब सुखी है, अन्यथा दुखी है। मैं मैक्सिमम टाइम अपने अंदर के अंतर्विरोध से ही जूझता रहता हूं। दूसरों से तो कभी कभी जूझता हूं, दूसरों से रोज जूझूंगा तो फिर चल ही नहीं पाएगा, लेकिन अपने अंदर के अंतर्विरोध से मैं जूझता रहता हूं और स्वयं मैं दुखी होता रहता हूं। अभी जो शिक्षा में जो प्रक्रिया है वो ऐसा है कि संपूर्ण अस्तित्व को समझ लिया जाए, जो कुछ भी है, ठीक है, फिर जीने लग जाए। ये कंटेंट ऐसा नहीं बोलता है, ये कंटेंट बोलता है स्वयं को जान लिया जाए पहले। तो स्वयं को जान करके अस्तित्व को जानना, स्वयं के माध्यम से ही, क्योंकि अस्तित्व मतलब जो कुछ भी है, अस्तित्व जो कुछ भी है उसको जान लेना। तो ये उसको जानने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं सब कुछ को जानने वाला हूं और मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। समस्या कहां है? समस्या कहां है? यहां है कि मैं सब कुछ को जानने वाला हूं और मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। तो यहां कहा जाता है स्वयं को जानना और स्वयं के माध्यम से संपूर्ण अस्तित्व को जानना, यह सही क्रम है। इस क्रम से जब आगे बढ़ते हैं तो हम अच्छा जी सकते हैं, ऐसा आपको अनुमान कराया जा रहा है। तो जब मैं स्वयं को, अपने आप को अनदेखी करके चल रहा हूं, जबकि जीने वाला मैं स्वयं ही हूं। स्वयं को जानने के साथ हम स्वयं के माध्यम से ही संपूर्ण अस्तित्व को जान सकते हैं। स्वयं में अंतर्विरोध है, इसलिए मान्यतावश मतलब मान्यतावश, यहां एक शब्द आया है मान्यतावश। स्वयं में अंतर्विरोध है, इसलिए मान्यतावश हमें ऐसा लगता है। तो मान्यतावश का मतलब, तो मान्यता का मतलब कि हम जब से जन्म लिए हैं तब से अब तक बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आई हैं और बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई हैं, मैंने केवल मान लिया है। ठीक है, जैसे पैसे वाले सुखी होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले सुखी होते हैं, अहमदाबाद में रहने वाले सुखी होते हैं, अमेरिका में रहने वाले सुखी होते हैं, ठीक है, अच्छे रूप वाले सुखी होते हैं, फिल्मों में काम करने वाले सुखी होते हैं, क्रिकेट मैच में अच्छा रन बनाने वाले सुखी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हम मान लेते हैं, इसी को मान्यतावश कहा है, क्योंकि इसको हम जाने नहीं है, हमारा अधिकार इस पे नहीं बना है। तो मान्यतावश हमें ऐसा लगता है कि हमारे में जो अंतर्विरोध है वही अस्तित्व में भी है। मेरे अंदर जो अंतर्विरोध है वही अस्तित्व में भी है। तो वहां से एक सूत्र निकाल के हमको समझाया जाता है, जीवन एक संघर्ष है। बोले आपके अंदर चल रहा है, ऐसा बाहर भी है, या बाहर वाला जो हो रहा है वही आपके अंदर भी है। तो बाहर संघर्ष ही नहीं है, बाहर तो उत्सव ही उत्सव है। लेकिन ये मान लिया है हमने, हमको मनवा दिया गया है कि मेरे अंदर जो अंतर्विरोध और संघर्ष है ये बाहर भी है, इसलिए बाहर भीतर एक जैसा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा जी रहे हो वैसे जीते रहो, जीते रहो, एक उम्र के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे तो यही बताया गया था जब मैं 32 साल की उम्र में, मतलब मेरी यात्रा तो 20 साल से शुरू हो गई थी, 21 साल की उम्र में नौकरी में आया, उसके पहले से शुरू हो गई थी। लेकिन बार बार जिनसे भी मिला उन लोगों ने यही बताया कि आप
ठीक कर रहे हो, ठीक रास्ते पे हो, अभी कमाओ धमाओ, शादी विवाह करो, एक उम्र के बाद ये सारी चीजें आपकी समाधानित हो जाएंगे। मैं देखता था मेरे ही परिवार में, मेरे ही परिचितों में जो ज्यादा उम्र के थे उनके अंदर कोई समाधान नहीं है। तो अगर उम्र के साथ होना था तो उनके अंदर हो जाना चाहिए था। जो मुझे कहा गया उसका प्रमाण नहीं दिखता था। आप लोगों में से दिखता होगा, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो उम्र के अनुसार हो जाएगा ऐसा मुझे कहा गया, लेकिन नहीं हुआ। तो मान्यतावश हमने मान लिया है कि हमारे में जो अंतर्विरोध है वो अस्तित्व में भी है। अब की संपूर्ण शिक्षा स्वयं को छोड़कर बात करता है, स्वयं को छोड़कर सारी बात करता है, जबकि शिक्षा के बारे में बात करने वाला भी मैं ही हूं। शिक्षा के बारे में बात करने वाला मैं हूं। मुझे जो शिक्षा के बारे में मुझसे बात किया था वो भी मैं ही था, लेकिन मैं को छोड़ के, सेल्फ को छोड़ के सारी बातें होती हैं। इसीलिए मेरे अंदर ही वो अधूरापन है। सारी शिक्षा के बाद, सारी ज्ञान परंपरा के बाद मेरे अंदर ही वो गैप दिखता है, मेरे अंदर ही वो अतृप्ति दिखती है, क्योंकि मैं स्वयं को जाना नहीं हूं। तो स्वयं को जानने का ये बड़ा कार्यक्रम है। अभी तो जब मान्यतावश कह रहे हैं, तो मान्यतावश क्या होता है कि जब हम कुछ मान के जीते हैं, मेरा अधिकार नहीं है, तो हम वास्तविकता जैसी है वैसा हम नहीं देख पाते। जैसे एक मान्यता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये मान्यता है, हमको बताया गया है, अभ्यास कराया गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जैसी दृष्टि है वैसा सृष्टि को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक मान्यता है, इसको जांचा जाए। इसके उलट एक और बात कही जा रही है, इसको जांचिए। या जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, इसको जांच के देखिए। सृष्टि जैसी है वैसी, जैसे क्या है कि सृष्टि पूरा क्या चीज है? दृश्य है, दृश्य है। दृश्य का दर्शन होता है, दृश्य का दर्शन होता है। दर्शन करने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं दर्शन कैसे करता हूं? दृष्टि से करता हूं। तो जो दृश्य है, दृश्य जो है, अगर इसको हम सृष्टि कह दे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा या मेरी दृष्टि के अनुसार बदल जाएगा? हाँ जी, सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी। वो नियम से है या बिना नियम के है, मतलब जैसे भी है वो वैसी रहेगी, या मेरी दृष्टि बदलने के अनुसार सृष्टि बदल जाएगी? बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो दर्शन करने वाली दृष्टि जो है वो सृष्टि का अगर दर्शन कर रही है तो उसको काम किस पे करना है? दृष्टि पे करना है। सृष्टि में अगर सृष्टि, हम अपनी अपनी दृष्टि से सृष्टि को देखे हैं, इसीलिए तो सृष्टि को झोंक दिए हैं आग के गोले में, राख बनाने को तैयार कर दिए। क्योंकि जैसा सृष्टि है वैसा उसको नहीं देखे, बल्कि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार देखने लग गए। तो जो पहला वाला मान्यता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसको देखिए। अगर आपको लगता है सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे वाले को भी जांच के देखिए, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो वास्तविकता को हमको पहचानना है, वास्तविकता को हमको समझना है। वास्तविकता को नकार करके अपनी दृष्टि से, जैसे क्या होता है ना, पढ़ाई लिखाई के बाद, ज्यादा डिग्री और ज्यादा पढ़ाई के बाद हमारे अंदर एक दो बड़ी ताकत आ जाती है। पहली तो ताकत यह आ जाती है कि हम किसी भी गलती को जस्टिफाई कर देते हैं कि सही है। जस्टिफिकेशन की ताकत आ जाती है हमारे पास। गलती को भी हम ऐसा लॉजिक लेकर के आएंगे, हालांकि लॉजिक को कहना ठीक नहीं है, वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। हम ऐसा ले आते हैं घुमा के कि हम किसी भी अपनी गलती को
बोल देते हैं कि सही है। और दूसरी एक हमारे पास अच्छी भाषा आ जाती है, ठीक है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लॉजिकल होना खराब चीज नहीं है, भाषा अच्छी हो जाना वो भी खराब चीज नहीं है, लेकिन हर चीज का सदुपयोग होता है। तो वास्तविकता को नकार के, वास्तविकता को ढक करके और किसी भ्रम को पाल के, दूसरों को भ्रम बता के, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जैसा हवा चाहते हैं, जैसा पानी चाहते हैं, जैसा समाज चाहते हैं, जैसा परिवारों की डिजाइन चाहते हैं, सभी लोग अपने बच्चों के लिए शुभकामना करते हैं, सभी लोग करते हैं। बेटा जुग जुग जियो, स्वस्थ रहो। हम बच्चों को, जब बच्चा प्रणाम करेगा तो बोलेंगे बेटा स्वस्थ रहो। ये झूठा आशीर्वाद क्यों देते हैं? उसके लिए मिट्टी खराब कर दिया, हवा खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, आने वाले समय में उसके रहने की जगह नहीं है, बोलते हैं बेटा स्वस्थ रहो। ऐसे चलेगा? तो हम कर क्या रहे हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए? मतलब ऐसा नहीं आप लोग कर रहे हैं, यहां 500 लोग बैठे हैं, ये लोग कर रहे हैं, मानव जाति ने मिलकर तो यही किया है ना। शांति से जियो, सुखपूर्वक जियो, ठीक है, और पूरी दुनिया में युद्ध लेके आ रहे हैं, संघर्ष लेके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी शुभकामना कर रहे हैं, उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं? उसके अपने संबंध अच्छे हो जाएं, उस, हाँ जी, अच्छा ब्रेक, ठीक, हाँ 15 मिनट बोनस मिला है। ठीक है। तो मुद्दा ये नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। इंडिविजुअली मैं देखूं तो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं आज क्या कर रहा हूं, उनको जो है अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा हवा मिल जाए, शांति मिल जाए, सुखपूर्वक जी सके, उसके लिए आज मैं क्या कर रहा हूं? बस इतना ही कर रहा हूं, स्कूल में ले जाके जमा कर दे रहा हूं और अच्छे स्कूल ढूंढ रहा हूं, और आज तक पता ही नहीं चला अच्छा स्कूल है कौन सा। सब लोग अच्छे स्कूल ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पता ही नहीं चल पा रहा है अच्छा स्कूल है कहां, दुनिया में किस कोने में है। तो शायद महेंद्र भाई जो कह रहे हैं वो निकल के आ जाए। तो अच्छा स्कूल में ले जाके जमा कर देना, ठीक है, फिर उनको अच्छे ब्रांड के कपड़े पहना देना, फिर अच्छे शहर में ले जाके स्थापित कर देना। अब अच्छा कुछ भी नहीं है, जिसको भी हम शहर कह रहे हैं, वहां पहले सारे जो नगर बने थे वो पवित्र नदियों के तट पर बने थे, अधिकतर नगर। आज सभी शहर के नीचे से, दाहिने से, बाएं से गंदे नाले बह रहे हैं। मैं जब दिल्ली गया 2016 में, उसके पहले मैं दिल्ली गया ही नहीं था, क्योंकि जैसे मेरी अपनी जरूरत है, कोई भूमिका समझ में आती तो जाता हूं, नहीं तो जा रहा था, ये ठंडी का समय था, यमुना ब्रिज क्रॉस कर रहा था, तो स्मेल आई बहुत तेज। तो जो भी हमारे मित्र साथ में थे, हमने कहा भैया ये कैसी गंध है आ रही है? तो बोले यमुना की गंध है। हमने कहा नहीं, यमुना की तो ऐसी गंध नहीं होगी, आदमियों की ही गंध होगी। तो हमने सारे नदियों को नाले बना दिए, और फिर अब क्या कर रहे हैं? स्वच्छता अभियान नदी का कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो साफ ही नहीं हो रही है। अच्छा, कोरोना में, लॉकडाउन में लोगों ने देखा कि जब आदमी ने कुछ नहीं किया तो साफ हो गई, नदी भी साफ हो गई, हवा भी साफ हो गया। कब? जब आदमी ने कुछ नहीं किया। तो आदमी करता इतना ज्यादा है कि सब साफ नहीं हो रहा है। तो हम ठीक पानी दे जाएं, ठीक खाना दे जाएं, अच्छा हवा दे जाएं, ठीक है, अच्छी एक जिंदगी दे जाएं, तालमेल पूर्वक जीने की जिंदगी दे जाएं, इसके लिए हम सभी को काम करना है, आज ही करना है, आज से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए कोई अवतार लेके आने वाला नहीं कि हम इंतजार करें कोई आएगा अवतार लेगा। हम ही अवतार लेके आए हैं, हम सब अवतारी ही हैं, अवतरित ही हुए हैं। अपने बच्चों के लिए हम ही भगवान हैं, अपने बच्चों के लिए हम ही देवी देवता हो जाए।
इससे बड़ा कोई उनके लिए गिफ्ट नहीं होगा, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं मैं इतना सुना रहा हूं मैं तो जो मानव जाति अब तक करती आई है उसके कारण जो, हाँ जी भैया, बस इसको ब्रेक पर जाएंगे जी। थोड़ा स्क्रीन, अच्छा। तो जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, इसको जांच के देखा जाए ये कितना कारगर है। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो इसीलिए मैं उसको हरा बनाया हूं, इसको लाल बनाया हूं लाल बत्ती हरी बत्ती, कि मैं तो उसको ही जांचता हूं और उसको ही सही पाया हूं। बाकी आपके जांचने के लिए आप जांचिए, आपको ये ठीक लगता है तो अपने वाले स्लाइड में इसको हरा कर लीजिएगा। तो आज हम अपने दृष्टि के अनुसार सृष्टि को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं हो पा रहा है, होगा भी नहीं। कुछ न कुछ दिक्कत खड़ी ही हो जाएगी, जैसे कि हो गई है। यह करने के लिए ऊपर वाला जो काम है लाल रेड जोन में, यह करने के लिए आपको कोई विशेष पढ़ाई डिग्री नहीं चाहिए। इसके लिए आप मानव हैं, इतना ही पर्याप्त है। मानव ने ही किया है, मानव ने ही किया है ना। जैसे मिट्टी खराब हो गई, पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गया। अब मिट्टी खराब हो गई, इससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है? हवा खराब हो गया, इससे हवा को कोई प्रॉब्लम है? पानी खराब हो गया, इससे पानी को कोई प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? किया किसने है? मानव ने। इसीलिए कह रहे हैं आप मानव हैं, इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जो भी प्रस्ताव दिया जाएगा, वो मैं पहले भी बोल दिया था, सूचना है, आपके लिए तब उपयोगी होगा जब इसको आप स्वयं अपने अधिकार पर जांच पाएंगे। तो ये जो शिविर है 8 दिन तक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि आपके साथ जो बात करने की जगह इसलिए बनी है, खासकर इस सभा में बैठे हुए लोग, क्योंकि मुझे ये लगता है जो भी मैं दर्शन का अध्ययन किया हूं, उसके कारण जो मेरा अधिकार बना है, उस अधिकार के साथ मैं जो जांच पाता हूं कि प्रत्येक मानव स्वयं में तनाव मुक्ति चाहता है, परिवार में कलेश मुक्ति चाहता है, समाज में भय मुक्ति चाहता है, प्रकृति के साथ असंतुलन से मुक्ति चाहता है, और ये 4 के चारों चाहता है। इसमें एक से काम नहीं चलेगा। मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं और परिवार में कलेश है, नहीं चलेगा। मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं, परिवार में कलेश नहीं है, लेकिन समाज में भय है। अब घर में से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो भी नहीं चलेगा। मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं, परिवार में कलेश नहीं है, समाज में भय नहीं है, प्रकृति असंतुलित है। अभी दिल्ली में 12-13 दिन की पॉल्यूशन की छुट्टी हुई थी। हाँ, हम कितने एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, नहीं? ठंडी गर्मी की छुट्टी होती थी, अब प्रदूषण की छुट्टी हो रही है कल से स्कूल खुलेंगे वहां पर, अब तक बंद थे। आज तक 19 तारीख तक बंद थे वहां के स्कूल, प्रदूषण की छुट्टी थी। बच्चे बहुत खुश थे, उनको तो लग रहा प्रदूषण प्रदूषण हर साल आए तो अच्छा रहेगा। तो हम इतने एडवांस स्टेज में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृति में संतुलन चाहते हैं, समाज में भय नहीं चाहते। हम लोग जब छोटे थे, मतलब मेरी जो आयु के लोग होंगे, सभी लोग ये जानते ही होंगे, या मुझसे आयु से जो बड़े होंगे, कि अगर कहीं वीराने में जा रहे हैं आप, सन्नाटे में, रात का समय है और वीराने में से जा रहे हैं और कोई आदमी दिख जाता था तो बड़ी खुशी हो जाती थी। आज कैसा हो गया आज कैसा हो गया कि आप सन्नाटे में, वीराने में जा रहे हो और कोई आदमी दिख जाए डर जाते हैं। ऐसा उलट गया मामला। तो समाज में भय बढ़ता जा रहा है। जितना जितना हम काम कर रहे हैं, जितना जितना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, जितना जितना पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक शिक्षा का कार्यक्रम बढ़ता चला जा रहा है, उतना उतना भय भी बढ़ता चला जा रहा है। ताले लगाए, फिर मोटे ताले लगाए, फिर कंपनियों के ताले लगाए, बड़े ताले लगाए, डिजिटल लॉक लगाए, सेफ्टी कार्ड लगाए। नोएडा में एक सोसाइटी में मैं गया, उसमें जांच के 4 लेवल है। मतलब गेट पर पहले आपकी सारी तलाशी होगी, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर
पार्किंग से निकलेंगे तलाशी होगी, फिर जिस टावर में जाएंगे उस टावर में भी होगी, उसके बाद भी उस सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट में चोरी हो गया पता चला पड़ोसी नहीं किया था अब पड़ोसी कहां से लाएंगे पड़ोसी। तो समाज में भय बढ़ता जा रहा है, जितना हम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाने का मतलब ये भय बढ़ रहा है। तो भय बढ़ता जा रहा है, ये कुछ काम नहीं करेगा अगर शिक्षा पे ठीक से काम नहीं हुआ तो, आदमी पे ठीक से काम नहीं हुआ तो मशीनों पे काम करके हम भय नहीं निकाल सकते। तो भय बढ़ रहा है, उस पे हमको काम करना है, असंतुलन बढ़ रहा है, उस पे काम करना है, परिवारों में कलेश बढ़ रहा है, उस पे हमको काम करना है, और स्वयं में तनाव बढ़ रहा है, उस पे हमको काम करना है। ये सब काम हम कर पाए, इसके लिए तरीका क्या होगा, पेडागॉजी क्या होगी, हम संवाद का हमारे पास कंटेंट क्या होगा, संवाद करेंगे कैसे, परिवार में संवाद की स्थिति कैसे लाएंगे, इन्हीं सब बातों की आने वाले 8 दिनों तक हम इस शिविर में चर्चा करेंगे। छूटेगा कुछ भी नहीं और आपको छुड़ाया कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं अब ये चीज छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, वो चीज छोड़ दो, तो इसलिए डरिए नहीं, कुछ भी आपका छुड़ाया नहीं जाएगा। आप जैसे जी रहे हैं मस्त मजे में जीते रहिए, लेकिन जहां आपको लगे कि थोड़ा ठहर के सोचने की जगह है तो आपके लिए कार्यक्रम है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।